है जो मानसी माहेश्वरी जी हैं, जो जेएनयू में थर्ड रैंक लाई हैं। और एक पर्सन जो है वो, उनका नाम है रिशु सर, जो बीएचयू से ही हैं और जेआरएफ क्वालिफाई हैं, यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। तो आज के इस वेबिनार में हम लोग उनका भी कुछ मार्गदर्शन लेंगे। और देखते हैं कि आज के इस वेबिनार में आपको कुछ बातें बता दी जाती हैं, कि जैसे कि ये वेबिनार 1 घंटे का होने वाला है, जिसमें लास्ट के 20 मिनट या 30 मिनट आपको प्रश्न पूछने के लिए दिए जाएंगे, कि आप दोनों लोगों से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है उसको दोनों लोग से पूछ सकते हैं। और पूरे वेबिनार के दौरान आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपनी माइक को म्यूट रखिएगा, जिससे कि बातचीत करने में कोई दिक्कत ना हो। और आज के इस वेबिनार में जो मानसी माहेश्वरी जी आ रही हैं, जुड़ने वाली हैं हम लोग के साथ, उनके बारे में कुछ बातें अगर हम लोग जानेंगे कि उन्होंने सीयूटी 2022 में कैसे अपनी प्रिपरेशन को किया था, कौन कौन से रिसोर्सेज का यूज की थी, और उनकी पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो हम्म, जी, तो जल्द ही अभी जो मानसी जी हैं वो जुड़ेंगी। अभी टेक्निकल कारणों से शायद गुलशन जी अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो अभी आप, जैसा कि आपने सुना, और भी कई सारे अभी लोग हैं जो अभी आप में से ही हैं, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं है। विश्वजीत सर हैं हमारे साथ, जो कि जेएनयू से ही हैं। सरोज सर आपके साथ जुड़ेंगे, राहुल सर आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे कई लोग हैं जो जेएनयू से ही हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है। वो हमारे स्टूडेंट लाइक द हिस्टोरिका के साथ जुड़े रहे हैं। तो उन लोगों का मार्गदर्शन आज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन आने वाले समयों में हम ट्राई करेंगे कि डेली वेबिनार जो है वो हर वीकली वेबिनार करा करके आप लोगों को ये सुविधा जो है वो दे दी जाए, ताकि आप लोग मार्गदर्शन भी ले पाए, मोटिवेट भी हो पाए। जी, तो गुलशन सर, आर यू कंफर्टेबल नाउ? टेक्निकल इश्यूज ठीक हो गए? ये सर थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच आ रही है, थोड़े से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज जैसे इस वेबिनार में हम लोग मानसी जी से मिलने वाले हैं, जैसा कि बसंत सर ने आपको बताया कि ऐसे बहुत सारे पर्सन्स को हम लोग वेबिनार के माध्यम से आपसे जोड़ेंगे, जो अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छा कर चुके हैं, जिसमें कुछ पीएचडी स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, और कुछ जेएनयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, कुछ बीएचयू में पढ़ने वाले स्टूडेंट भी जुड़ेंगे। और हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं और जो भी प्रिपरेशन के दौरान आपको दिक्कत हो रही है, उसको पूरी तरह से हम लोग सॉल्व करें। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी शायरी है, जो शायद आप लोगों को पसंद आए। ये शायरी हमारे प्रोमो वीडियो पे पड़ा हुआ है, जब से चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका जुटाना पड़ता है। तो ऐसे ही जैसा कि आप लोग इस शायरी के माध्यम से देख सकते हैं कि धीरे धीरे एक एक तिनका करके एक भवन का निर्माण करती है, चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाती है। तो ऐसे ही आप लोग, अगर आप लोग सोचते हैं कि हम एक दिन में या एक महीने में पूरी कंप्लीट तैयारी कर लेंगे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, कि अगर आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा अगर रिवीजन और स्टडी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा अगर तैयारी आप लोग नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि शुरू के लास्ट के एग्जाम आने से पहले, एक महीने पहले से अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन शुरू करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जो अगर प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं अब से, अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो धीरे धीरे मतलब कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ें, और तीनों पोर्शन पे अपना ध्यान देते रहें। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि पहले मॉडर्न पढ़ लेते हैं, मिडाइवल और एंशियंट बाद में पढ़ लेंगे, तो ये भी नहीं करना है। और बाकी अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो मानसी जी शेयर करेंगी आप लोगों से, जो अभी कुछ ही दूर क्षणों में आप लोगों से जुड़ने वाले हैं। शी हैज ज्वाइन नाउ, सो वी कैन स्टार्ट। तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया गुलशन जी, आप प्लीज इनवाइट कर लीजिए उनको, और वो आगे की बात प्रोसीड करेंगे। तो
स्वागत करते हैं इसके आज के सेशन के गेस्ट मिसेज मानसी माहेश्वरी जी का, जो जिन्होंने जेएनयू में 3rd रैंक हासिल किया और उनका रैंक जो बीएचयू में ओवरऑल रैंक है वो 1st रैंक रह चुका है। तो आज की सेशन को हम उनको हैंड ओवर करते हैं कि अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करें, आप लोगों से अपनी तैयारी के दौरान की सारी बातें शेयर करें। तो स्वागत करते हैं मानसी जी का। Thank you. So I'll first start with the strategy. So इस एग्जाम के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक फैक्चुअल और एक एनालिटिकल। हर एग्जाम का ऐसा ही रहता है। सो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फैक्चुअल का आपको ज़्यादा इंक्लाइन रहना पड़ता है फैक्चुअल की तरफ। सो रिसोर्सेज के लिए ancient history के लिए I referred to, initially I read R.S. Sharma and then towards the end मैंने उपेंद्र सिंह भी पढ़ा था selectively, and then for medieval history मैंने NCERT पढ़ी थी क्लास 11th and 12th की, and for modern I referred बिपिन चंद्रा and then I moved on to शेखर बंदोपाध्याय। जो शेखर बंदोपाध्याय है उसका थोड़ा लैंग्वेज उतना इजीली समझ में नहीं आता, सो आई अर्ज यू टू फर्स्ट स्टार्ट विद बिपिन चंद्रा इन मॉडर्न हिस्ट्री। एंड देन फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मैंने उसके लिए यूट्यूब ही रेफर करा था। कुछ मृणाल सर का कुछ लेक्चर्स रहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, यूट्यूब पे पूरी सीरीज है उनकी, सो दैट आई रेफर्ड। देन कमिंग टू द क्वेश्चन बैंक, I had that green book from Arihant Publications. I had that green net wala book, net JRF wala book, and I did it very thoroughly. Like every single page I read like multiple times. So वो चीज़ मैंने एक book refer करी थी। Apart from that, क्योंकि I still had some time left, तो मैंने उसके लिए ओसवाल Publications का एक question bank आता है, मैंने वो लिया था। और एक ब्लैक बुक भी आती है, यू कैन फाइंड इट ऑन Amazon, आपको मिल जाएगी। एक वो रहता है क्वेश्चन बैंक, वो मैंने लिया। देन उसके बाद भैया यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस डालते थे, सो वो आई यूज टू टुवर्ड्स द एंड, लाइक जब 1 महीना बचा था तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट वीडियोज। सो मैं हर रात को 2-3 वीडियोस जो भी भैया क्वेश्चंस डालते थे यूट्यूब पे वो मैं देख लेती थी, सो दैट हेल्प मी इमेंसली। बाकी टुवर्ड्स द एंड भैया थोड़ा वो भी करवाते थे, लाइव सेशंस होते थे, 3-4 घंटे का यूट्यूब पे रहता था, तो वो आई यूज टू वॉच। सो दैट इज इट विद द रिसोर्सेज। उसके बाद अब मैंने हाउ डिड आई मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, तो उसमें फर्स्ट आई रेड ऑल द बुक्स, जो भी था 1-2 बार मैंने रीडिंग करा उनका, एंशेंट, मेडिवल, मॉडर्न, जितना भी था। वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने बिल्कुल एंड के लिए छोड़ा था क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। आई हैव टू टेल यू दिस कि मैंने जो प्रिपरेशन था वो मैंने सिर्फ 50 दिन में ही करा है, 60 या 50 दिन में, इतना मैंने प्रिपरेशन अपना किया है। जून से स्टार्ट किया था, वेरी एंड में जो जून था उस मैंने तब स्टार्ट करा था, सो बहुत कम टाइम था, तो आई हैड टू मैनेज अकॉर्डिंगली। तो हाउ डिड आई डू इट? सो उसके बाद मैंने ये रीडिंग्स जो भी था मैंने फटाफट इनको ख़त्म किया था, 1-1, 2-2 बार रीडिंग किया, इतना अच्छे से रीडिंग कर लिया था कि मुझे पता था कि क्या क्या हुआ है, वो चीज़ उतना मैंने रीडिंग किया। उसके बाद आई मूव क्विकली आई मूव्ड ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है अपने आप में। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और पढ़ने के बाद आप पेपर जाके दे दोगे तो आई डोंट थिंक कि इट विल सर्व यू। कुछ नहीं होगा अगर आप बिना क्वेश्चन सॉल्व करे आप पेपर देने चले जाओगे वहाँ पे, क्योंकि इतना वहाँ पे आपको टेम्परामेंट सेट करके रखना होता है एक, और वो तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो जो नेट का बुक था, ग्रीन कलर बुक अरिहंत का, वो मैंने पढ़ा था, उस मतलब इसके बाद मैंने वो सॉल्व करना स्टार्ट करा था, और उसमें जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन रहता है वो बहुत हाई लेवल का रहता है, तो उतना आपको नहीं पढ़ना। इफ़ एट ऑल आप वो बुक रेफर कर रहे हो तो अगर आपसे क्वेश्चंस उतने अच्छे से नहीं बन रहे तो प्लीज़ डू नॉट पैनिक, कुछ नहीं होगा उससे, आप जस्ट उसको रिवाइज एंड री रिवाइज करिए।
दैट इज हिस्ट्री इज ऑल अबाउट। आपको रिविजन करना जितना मल्टीपल टाइम्स आप कर सकते हैं। सो उसके बाद देयर इज वन थिंग दैट आई यूज्ड टू डू। अरिहंत किसी भी एक बुक में आपको इतना इनफ मटेरियल नहीं मिलेगा जो एग्जाम की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। तो जो भी चीजें अरिहंत में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती थी वो आई यूज टू राइट देन एंड देयर। मैंने अपना एक रिसोर्स ऐसा बना लिया था जो जहाँ पे सारा जो मेरा मटेरियल हो वो कंपाइल्ड हो। मुझे मल्टीपल रिसोर्सेज जब रिवाइज में करने जाऊं तो मुझे मल्टीपल रिसोर्सेज ना देखनी पड़े, जस्ट एक बुक हो मेरे पास। बेसिकली कंसोलिडेट करना है आपको अपना मटेरियल। तो कोई भी एक जगह आप अपना सारा नोट्स बनाइए, जो जो भी आपको लगता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी इम्पोर्टेंट है आप वो सब लिखिए वहाँ पे। मेरे लिए मैंने वो अरिहंत की बुक में लिखा था एंड आई यूज टू सॉल्व इट वेरी रिलीजियसली। आई यूज टू सॉल्व इट टूवर्ड्स द एंड। जब मेरे पास टाइम बचा था तो आई बॉट अदर बुक्स, अदरवाइज अरिहंत वॉज वेरी सफिशिएंट। प्लस जो भैया का जो यूट्यूब का जो वीडियोस रहती थी, क्वेश्चन रहते थे वो हिंदी में रहते थे और आई यूज टू फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि जो मेरा मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज रहा है। पर ऑप्शंस देख के मुझे उन क्वेश्चंस का ये लगता था कि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए इनको। तो आई यूज टू डिवोट अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम और मैं गूगल करती थी उनको, जो जो भी वर्ड्स मेरे को समझ नहीं आ पाते थे आई यूज टू गूगल देम। तो वो क्वेश्चंस मैंने लाइक सॉल्व करे हैं जितने भी भैया ने अपलोड करे थे, और वो काफ़ी अच्छे भैया क्वेश्चंस डालते थे। तो वो चीज़ मैंने करा था एंड इट इज़ प्रिटी मच इनफ जितना ये चीज़ है। apart from that बस this is enough, इतना ही I can think of right now। थैंक यू मैम। मैम मतलब कि आपका जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है? हिस्ट्री था, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हम लोग साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं है। ओके तो टिल 12th मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपना 12th तक पढ़ाई करी है फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड सहारनपुर। इट इज़ इन यूपी। वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग उधर से हुई है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन करा है बीए प्रोग्राम में एंड आई हैड 2 डिसिप्लिन्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। सो वहाँ से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। देन आई एम करेंटली इन जेएनयू। जैसा कि आपने बताया कि आपने मात्र 50 दिन में ही पूरी तैयारी की थी, हाँ। और हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं उनके पास लगभग 3 से 4 महीने हैं। तो आप जैसे 50 दिन में किए तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा। तो आप दिन में कितने घंटे मतलब स्टडी करती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? हाँ, सो एज यू सेड मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम था और मुझे इतना पढ़ना था क्योंकि मेरे मेरे मैं जो रिजर्व कैटेगरी से भी बिलोंग नहीं करती हूँ, तो मुझे वो चीज़ आई हैड टू कीप दिस इन माइंड। सो मुझे उस हिसाब से पढ़ना था। सो घंटे के हिसाब से मैं 11 से 12 घंटे डेली हो जाते थे। इतना मेरे को पढ़ना पड़ता था क्योंकि टाइम रियली बहुत कम था। एंड अर्लियर द एग्जाम वाज एंटीसिपेटेड इन अगस्त, तो वो चीज़। सो दैट इज़ वाई मुझे काफ़ी जल्दी कोर्स कवर करना पड़ा था। अच्छा, जब आप कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ा था, तो हम मतलब एज अ पर्सनली हम एंशिएंट के हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के स्टूडेंट है। तो कई बार जब हम बुक पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये कंटेंट बहुत ज्यादा है, छोड़ देना चाहिए। और फिर मन में लगता है नहीं नहीं फिर पढ़ लो क्योंकि बाद में अगर आ सकता है। तो कितना कंटेंट लेना है, मतलब कितना कंटेंट को एज अ सोर्स लेना है, क्योंकि बुक तो बहुत बड़ी है, उस पर कुछ अगर आपका कुछ। आप कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंशिएंट हिस्ट्री? तो हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री सौरभ चौबे यूज हम लोग तो यूज कर हाँ, रहे हैं। एंशिएंट का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मटेरियल है जितना भी अवेलेबल है, और मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा था। वेरी सेलेक्टिवली मैंने उपेंद्र सिंह पढ़ा था। और ये चीज़ क्या पढ़ना है जैसे आपने पूछा, वो चीज़ आपको क्वेश्चंस देख के पता लग जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू वगैरह, बीएचयू के मैंने मेनली रेफर करे थे। तो ये चीज़ आपको देख के पता लग जाएगा। उतना ही लेवल रहता है सीयूईटी का, उतना ही लेवल रहता है। आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंशिएंट का आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है।
कभी जैसे कि आपको ऐसा लगता था कि मात्र 50 दिन में करना थोड़ा मुश्किल है, डिमोटिवेट होती हो आप? हाँ लगता। तो उससे निकलने के लिए आप क्या करती थी? रोज तो पढ़ना ही पड़ता है, भले ही आपको कुछ भी लगे, रोज आपको अपना 100% तो देना ही है प्रिपरेशन के लिए। कभी कभी ऐसा होता था लाइक इन एवरी 10 डेज मैं एक दिन का ब्रेक लेती थी, और उसमें आई जस्ट यूज टू वॉच वीडियोज जो भी यूट्यूब पे रहता था, क्वेश्चंस वगैरह मैं सिर्फ वो देखती थी, मैं कुछ अपना अलग से नहीं पढ़ती थी। ऐसे आप ब्रेक ले सकते हैं अगर आपके पास अभी जैसा आप लोग बोल रहे हैं 3 से 4 महीने है, तो दैट इज एनफ, उसमें आराम से हो सकता है। एक्चुअली 3 से 4 महीने नहीं, अभी इन लोगों के पास मात्र 2 महीने बचे हैं। जब से ये लोग हम लोग के साथ जुड़े तब से मैं बता रहा था कि 3 से 4 महीने से ये लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिए हैं, तो मैं शुरू से लेके अब तक की बात कर रहा था। अब इन लोगों के पास 2 महीने होंगे। और तो आप इन 2 महीने आप में आप ट्राई करिए कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा आप फोकस रखें। टेलीग्राम पे भी भैया रोज क्वेश्चन, आई गेस 1 घंटे का सेशन रहता है वहाँ पे। क्वेश्चन हमारे टाइम पे तो ऐसे ही था, टेलीग्राम पे होता था, तो वो मैं करती थी, वो हिंदी में रहता था उस टाइम। तो आप अब बोल सकते हैं भैया को कि बायलिंगुअल अगर हो तो ज़्यादा बेटर होगी वो चीज़ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी। वो आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज़्यादा अभी फोकस करिए। आप लोग ऐसे बीच बीच में मतलब क्वेश्चन ना करें, आपको लास्ट में टाइम दिया जाएगा सबको बारी बारी अपनी क्वेरी पूछने के लिए। तब तक हम इनसे सारी बातें कंप्लीट कर लेते हैं कि जैसे कि आपने जेएनयू को चूज किया, तो आपने उसके लिए कुछ फैक्टर किए होंगे कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें चाहिए। तो आपने क्या क्या देख के जेएनयू को चूज करने के बारे में सोचा था कि आपको अपने करियर काउंसलिंग के लिए ये फैकल्टीज चाहिए? जेएनयू को क्यों चूज किया था बेसिकली आप ये पूछ रहे हैं? हाँ। तो नंबर 1 रीजन सबको पता है, यहाँ पे जो फैकल्टी है वो बेस्ट फैकल्टी रहती है, और मोरोवर लोकेशन के लिए भी मुझे जेएनयू ही चाहिए था, क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू गो टू बीएचयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दैट इज वाई। एंड जेएनयू बेस्ट है, यहाँ पे भी आके मुझे ऐसे ही लगता है कि फैकल्टी वाइज बेस्ट है जेएनयू। जेएनयू में जाने के बाद, एडमिशन लेने के बाद करियर में स्कोप बढ़ जाता है, ऐसा कुछ है? जैसे कि जो बच्चा बीएचयू में पढ़ता हो, जो बच्चा जेएनयू में पढ़ता हो, इन दोनों के करियर में कुछ ज्यादा डिफरेंस आता हो आगे चल के, ऐसा आपको वहाँ जाने के बाद कुछ लगा? Both the universities are equally good, but JNU, I feel that JNU slightly has an edge, so that is why. And obviously it will add up अगर आप JNU से अपना मास्टर्स करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, it will add up definitely. और जैसे कि जेएनयू में हिंदी लैंग्वेज वालों को थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वो तुरंत क्योंकि वहाँ का माहौल जो है पूरी तरह से इंग्लिश बेस्ड है, और वहाँ हिंदी हिंदी वाले थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। जैसे कि मेरे कई सारे साथी गए वहाँ पढ़ने के लिए, तो हिंदी वालों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो क्या हिंदी वालों के लिए जेएनयू हेल्पफुल है? जैसे कि I will not frame a rosy picture of JNU here. Definitely बहुत ज़्यादा difficult रहता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, but we have certain cells here, like language improvement cells हैं यहाँ पे, so you can take help from that. और अगर अभी नहीं सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज तो फिर you I think मतलब now is the time, and there are certain things that you will only do if the situation forces you, so that is why. मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जेएनयू को नहीं चूज करना, दिस इज समथिंग आई नॉट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, सो दैट इज व्हाई। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मास्टर करने के दौरान यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, नेट की तैयारी करना चाहते हैं। तो बीएचयू में थोड़ा सा माहौल मिल जाता है कि एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए।
लेकिन जैसा कि मेरे दोस्त ऐसे बता रहे थे कि जेएनयू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, टाइमिंग को लेके टाइम नहीं मिल रहा उनको। तो क्या वहाँ की मतलब असली सच्चाई क्या है, आप से जानना चाहेंगे? तो आई विल नॉट गिव यू गाइज एनी फॉल्स होप्स। यहाँ पे सच में मतलब थोड़ा जो आपको रीडिंग्स एंड ऑल मिलेगा, 4 सब्जेक्ट रहते हैं पर सेमेस्टर, तो जो रीडिंग्स मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा वो उतना अलाइन नहीं करता है यूपीएससी का जो प्रिपरेशन है उससे। सो वो अलाइन नहीं करता, बट ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ जो है इनहेंस होगी आपकी नॉलेज, पर वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अच्छा नहीं रहता। सो आपको अगर यूपीएससी आप स्टिल विलिंग है, यहाँ पे काफ़ी बच्चे करते हैं यूपीएससी का प्रिपरेशन, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करना होगा उस चीज़ के लिए। So with a little extra hard work, you can pull it off easily. मतलब कि मेरे हिसाब से थर्ड सेमेस्टर तक जाते जाते सब लोग ऐसे नॉर्मल टाइम निकाल सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, ऐसा हो सकता है? हाँ, इनिशियली तो मुश्किल रहता है ये, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमें ऐसे नहीं पढ़ाया जाता जैसे आप यहाँ पे आपको मास्टर्स में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे रीडिंग, यहाँ पे इफ़ यू गाइज डू नॉट नो, यहाँ पे हर सेमेस्टर में ट्यूटोरियल होता है विच इज़ लाइक पेपर प्रेजेंटेशन। आपको 8 पेपर प्रेजेंट करने होते हैं हर ईच सेमेस्टर, आपको 8 ट्यूटोरियल प्रेजेंट करने होते हैं, तो इट विल टेक लॉट ऑफ योर टाइम। सो उसके अलावा आपको टाइम निकालना होगा अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो। बट विद टाइम यू कैन कोप अप, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है। इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, एंड वो आई गेस हर जगह ही थोड़ा बहुत आता है एडजस्ट करने में। और हमारे आगाज बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको आपको 5 सजेशन देना हो प्रिपरेशन के लिए, तो आप कौन कौन से सजेशन देना चाहेंगे कि आप लोग, हमसे ये गलती हो गई जो आप लोग ना करें तो 10-15 नंबर ऐसे बूस्ट हो सकता है आप लोगों का, ऐसा कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? सबसे पहला तो यही कि ट्राई टू लिमिट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। जितना भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड है आप उतना ही पढ़िए, और क्वेश्चन सॉल्विंग ज़रूर करिए। उसी चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा मतलब जितना भी मार्क्स मेरे आ पाए वो क्वेश्चन बैंक सॉल्व करके ही आ पाए। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डेफिनेटली मुझसे नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, बट क्वेश्चंस मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉल्व किए थे, तो इट सर्व्ड मी वेरी नाइस। और बाकी चीज़, आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में एंटर करें तो काफ़ी सारे बच्चे होंगे आसपास आपके, आप घबराइए मत उनको देख के, आराम से सेल्फ बिलीव, सेल्फ जो भी ये चीज़ है, आप आराम से कॉन्फिडेंट होकर आप पेपर करिए। और अभी आपके पास बहुत टाइम है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट 2 महीने इनफ है अगर आपको करना है तो हो सकता है अभी भी। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम शवी। एंड मुझे क्वेश्चन ये करना था कि जैसे मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो सिमिलर ही है आपसे। मैंने भी बीए प्रोग्राम से किया था ग्रेजुएशन, और ओके। मुझे भी ये था कि दी लाइक अभी जैसे हम ऑब्वियसली सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर जो हमें स्टडी मटेरियल जो ड्यू का है बीए प्रोग्राम का, वो भी मतलब इनफ होगा क्या? वो होगा, बट उसके साथ आपको उसको सप्लीमेंट करना होगा क्वेश्चन के साथ। काफ़ी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। कोई भी मटेरियल इनफ होगा, बहुत सारे मटेरियल इनफ हैं, कोई अच्छा या बुरा नहीं है, सब इक्वल ही है इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। सब लोग सारा जितना भी मटेरियल है वो सेम नॉलेज डिलीवर करता है मोर और लेस, बट जो डिफरेंस चीज़ जो क्रिएट करती है वो यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग कितना करके जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई फील। एंड दी वो भी था कि जो पार्ट ए है रीजनिंग वगैरह, हाँ। वो तो क्योंकि मैंने तो मतलब मेरा तो मैथ से नाता ही नहीं है, कभी बुरा ही नहीं है, तो थैंक वो यू कैसे होगा? फॉर रिमाइंडिंग मी दैट छवि। उसके लिए मैंने, क्योंकि आई हैड वेरी लिमिटेड टाइम, तो उसके लिए मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ पाई थी, बट वो
इतना इजी रहता है कि उसमें लैंग्वेज क्वेश्चंस आते हैं काफी सारे, मैथ्स भी आता है बट लैंग्वेज क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक ग्रामर एंड ऑल उसमें आता है, वेरी जनरल, तो वो आप कर सकते हैं। बट I will request you to first attempt part B, and then if you have time, you can obviously go ahead with part A. तो मुझे एक और क्वेश्चन बसंत सर से भी करना था, जो बाकी अथॉरिटीज जो हमें पढ़ा रही है, तो मुझे ये करना था कि आप जो हमारे लिए आपका जो कंटेंट है जो आप हमें दे रहे हैं, मतलब जो हमारे लिए एकदम इनफ है, स्टूडेंट्स लाइक भी जिनका थोड़ा एक साथ टच भी नहीं रहा है, तो मतलब हिस्ट्री से, तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए एकदम, हम तो सेटिस्फाई होके कह सकते हैं कि हाँ हमने बसंत सर उनके टीचर से पढ़ा है, और वो एकदम, दो मेरा बाइलिंगुअल है पर मुझे कंप्लेन नहीं है, क्योंकि इट्स ओके, लैंग्वेज डजंट मैटर, अगर पढ़ना है तो जो भी है गूगल है, ट्रांसलेट कर लो, वो सब ठीक है, पर फिर भी एक बार याद था मानसी कह दे कि हमारे चैनल की मानसी हमारे चैनल की मानसी हमारे चैनल की पिछली स्टूडेंट रही हैं, तो हाँ उनका रैंक आप एक बार पूछ लीजिए और उनसे कॉन्फिडेंस आप लीजिए, डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी। हाँ सर, ठीक है, एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा जब दी ने आप बोला बस कि उनका भी प्रोग्राम्स और ड्यूज है, तो मेरा भी सेम था, तो काफी एक जब सिमिलैरिटीज मिलती है ना, तो बहुत अपना आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगता है। वेरी गुड वेरी गुड। छवि, हमारे पास ना पिछले साल बहुत ज़्यादातर बच्चे जो थे वो डीयू से थे, और उनका जो मीडियम था वो इंग्लिश ही था, लेकिन जो क्लासेस चली थी पिछले साल वो टोटल हिंदी में ही चली थी, जैसे कि मानसी ने भी बताया कि, और काफ़ी अच्छे जो स्टडी मटेरियल थे वो दिए गए थे बच्चों को। और इस बार तो खैर हमने दोनों में कर रखा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और अभी जब हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, जैसे कि मानसी बार बार कह रही हैं कि सबसे ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो पिछले मतलब आने वाले 2 महीने में जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, अप्रैल और मई, तो ये 2 महीने आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जैसे कि मानसी ने भी बताया कि हमने जो अपनी अच्छी तैयारी की वो सिर्फ 2 महीने में की, जून के लास्ट में मैंने शुरू किया, तो उसको लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग बार बार कहते हैं कि आपको जो कुछ भी दिया जा रहा है आप उसका नोट्स बनाओ, उसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाते हैं। और मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आप जो कुछ भी पढ़े होंगे उसके हिसाब से आप चीज़ों को भूल गए होंगे, तो हमारे पढ़ाने के तरीके से आपको फिर से ऐसा लगता होगा कि नहीं, सही है, ये चीज़ें मुझे आगे भी काम आ सकती हैं। तो और आने वाले जो 2 महीने हैं ना, इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने सभी को बताया है कि हम लोग लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से अपने पास रखते हो, आपको याद रहता है, तो मुझे लगता है कि सीवीटी पीजी क्या, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। यस सर, थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैसेज में भी कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया है, तो प्लीज उसको आप एक सेकंड मैं ही बता देता हूँ, वेट। तो यहाँ पे है पंकज वर्मा का क्वेश्चन है, मैम जेएनयू में एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न में टोटल सीटें कितनी होती हैं? I cannot recall, जी but मानसी। मॉडर्न में 47 रहता है, मॉडर्न का आई नो 47 है। ओके ठीक है। Can I tell nice. how many seats in modern and medieval and ancient? हाँ जी बताइए बताइए। मॉडर्न में 43 और एंशियंट में 31, medieval में 31, टोटल 105। 43, ओके सॉरी। बढ़िया, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिया प्रधान पूछ रही है कि मैम विच पोर्शन ऑफ हिस्ट्री यू मोर फोकस्ड ऑन, मीन एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न? मॉडर्न। आई स्टार्टेड विद तो मॉडर्न। ऋतिक, नाइस। ऋतिक सिंह का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस पीवाईक्यू अकॉर्डिंग टू द सिलेबस? हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं पीवाईक्यू, और साथ में सिलेबस वगैरह को देख करके हम कैसे एनालिसिस करें ताकि हम
आगे की स्ट्रैटेजी बना सके, कुछ ऐसा मोर और लेस ये Okay. इनका क्वेश्चन है। तो आप PYQ को तभी जज कर पाएंगे जब आपने एक बार रीडिंग कर लिया होगा, जितना भी सिलेबस है। आप उसको जब तक एक बार रीड नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या क्या चीज़ है, तब तक आप एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे PYQ को कि डिफिकल्ट था पेपर या इजी था। सो दैट इज वाई आप क्विकली, अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, आप क्विकली रीड करिए जितनी भी सोर्सेज हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स रहती हैं आप उनको पढ़िए। उसके बाद आप PYQ को जज करिए और आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे ना अभी सब लोग कहते हैं कि अभी आप उपिंदर सिंह और ये सारी बुक्स मत लो क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो तभी आप कवर कर पाओगे। बट आई थिंक मैम टाइम वाइम कुछ नहीं होता, मतलब अगर हम खुद अपना स्पीड बना लें तो हो जाता है। तो मेरे को यही था कि मुझे पूछना था कि मैं क्या उन बुक्स को रीड कर लूं, क्योंकि बहुत ऐसा है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं करो, जो कुछ सीनियर्स हैं सब कहते हैं कि नहीं करो, टाइम नहीं है, पर आप कह रही हो कुछ 2 मंथ्स है अभी तो कर सकते हो, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, तो छवि आप सबसे पहले आप एक अपना रिसोर्स डिसाइड कर लो कि मैं इसको ही पढ़ूंगी पूरा। जब आप उसमें पूरा कॉन्फिडेंट हो जाओ उस पर्टिकुलर सोर्स में, देन यू कैन मूव ऑन टू अदर थिंग्स। तो मैंने उपेंद्र सिंह, जो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टुवर्ड्स द एंड मैंने पढ़ा था क्योंकि आई हैड अ लिटिल टाइम लेफ्ट। तो मैंने बाद में इसलिए पढ़ा था क्योंकि आई वॉज कॉन्फिडेंट विद RS शर्मा, तो उसके बाद मैंने इसलिए उपेंद्र सिंह लिया था। बट अगर आपने RS शर्मा ही अच्छे से नहीं पढ़ा है तो देयर इज नो पॉइंट कि आप दूसरा जो सोर्स है वो आप रेफर करें। तो मतलब जिसको अगर रीडिंग स्टार्ट करनी है तो उन्हें पहले RS शर्मा को करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कुछ भी ऐसा करिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेरे पास RS शर्मा पहले से थी, इसलिए मैंने उसके साथ स्टार्ट किया था। मैम एक्चुअली लैंग्वेज भी मैटर करता है ना, कि थोड़ा सा, क्योंकि अब जो स्टार्ट करेंगे फिर एकदम से लैंग्वेज ही समझ नहीं आए, थोड़ा सा मतलब हाई हो जाए इन्फॉर्मेशन का। हाँ, तो लैंग्वेज वाइज तो उपेंद्र सिंह काफी कन्वीनियंट है। अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उपेंद्र सिंह इज वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड कंपेरेटिवली। सो बट उपेंद्र सिंह फिर स्टिल एक ये चीज आ जाता है कि वो मोटी बुक रहती है काफी, पर आप उसको सिलेक्टिवली रीड करिए। अगर आप CUET PG के लिए एम कर रहे हैं, आपको पूरा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है उपेंद्र सिंह को। यू और कैन मैम जो जस्ट हाँ हाँ बोलो। और जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे मॉडर्न है, मिडाइवल है, इनके लिए भी जैसे मिडाइवल के लिए सब बोलते हैं कि S चंद्र करो, और तो जो ये सारी बुक्स हैं मतलब इनको भी हम अभी रेफर कर सकते हैं, अभी टाइम है? हाँ, वो तो आपको खुद से देखना होगा ना कि आपने अभी कितना पढ़ा है और आपके पास जितना टाइम है उसमें आप कितना कर पाओगे। आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी है। और आप किसी ऐसे के साथ बिल्कुल आप किसी की भी स्ट्रैटेजी इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, क्योंकि हर कोई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मेरी सिचुएशन कुछ और होगी, आपकी अभी कुछ और है। तो आप इतना ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप अपना खुद से देखिए कि आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है पढ़ने में, क्या आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। बट लास्ट का जो 1 महीना है उसमें आप कुछ सोर्स मत पढ़िएगा, उसमें जस्ट आप प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस का। वो भैया आपको करवा देंगे। मैंने उसी यूट्यूब से ही पूरा हेल्प लिया था लास्ट के 1 महीने में। मानसी, अक्षत का एक क्वेश्चन है कि हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के साथ साथ CUET PG की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें, लाइक सेमेस्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ हमारे जो एग्जाम भी है। ओके, तो आपका एग्जाम्स वगैरह कब तक खत्म हो जाएंगे? अक्षत बताइए। मैम 5 अप्रैल को खत्म हो जाएंगे, 17 से स्टार्ट है। ओके, तो स्टिल तब तक आप ऐसा मत करिए कि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं CUET के लिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी हम 2 या 3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इतना कुछ नहीं होता। तो आप CUET के लिए पढ़िए अभी अच्छे से। जब आपके एग्जाम्स होंगे आप तब थोड़ा 1-1 या 2-2 घंटा ही दे सकते हैं बस CUET को, बट छोड़िए। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैम क्या बताइए। आप सुन पा रही हैं?
अभी लग रहा है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा देर हम लोग। तब तक आप रीशु सर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। रीशु सर विल गाइड अस। सर क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ कृष्णा, हाँ आपकी आवाज बताइए। आ रही है। हाँ सर, मेरा ये कहने का मतलब सर, मेरा ग्रेजुएशन 2022 में ही हो गया था सर। एक साल मैं सर मतलब होल्ड किया हूँ सर। तो जो मतलब इस बार अगर हम लेंगे तो मुझे कुछ अलग से तो नहीं करना होगा ना, या फिर कोई दिक्कत आएगी या फिर बीच में, या फिर ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है ना सर? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपका बैकग्राउंड जो हिस्ट्री था ना? हाँ सर, बैकग्राउंड हिस्ट्री का ही था। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 साल 2 साल ड्रॉप दे सकते हैं। अच्छा सर, बस सर। गुलशन सर, रीशु सर को इनवाइट कर लीजिए। सर ये फोरम कब तक आएंगे CUT? जी क्या कह रहे 10 हैं अप्रैल तक पंकज? देखिए शायद आ जाए। ओके, थैंक यू। तो हम बुलाना चाहेंगे ऋषि सर को, जो BHU से ही PhD कर रहे हैं और इन्होंने JRF क्वालिफाई किया हुआ है। तो स्वागत है आपका सर, और हम चाहेंगे कि आप अपना कुछ सजेशंस हमारे आगाज बैच के बच्चों को दें, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे अच्छे तरीके से करें और अपनी एक सीट JNU और BHU में पक्की कर सकें। धन्यवाद गुलशन, और आपके साथ जुड़े हुए सभी आगाज से बैच से जुड़े सारे विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति जो मैं सुनाना चाहूंगा कि हर परिस्थिति का जो परीक्षार्थी है, हार सीखने के लिए ही सदा जो पुरुषार्थी है, हार और जीत से परे सदैव प्रयत्नशील है, उसी का नाम तो आज विद्यार्थी है। तो आप सभी विद्यार्थी, सभी लोग, जिस तरीके से मैं काफी पिछले 40-45 मिनट से सुन रहा था, 30 मिनट से, काफी अच्छा बताया आप लोगों को। जो मानसी महेश्वरी जी ने जो बताया है, लगभग वो सारी चीजें बताया है जो आपको अपने तैयारी के दौरान करनी है, फॉलो करनी है। जैसे उन्होंने जो बताया है, उसके जो की टर्म्स जो मैं समझ पाया है कि वो काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस की टर्म्स को समझ लेते हैं और अपनी तैयारी में उसका अप्लाई करते हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए अच्छा कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट सेलेक्टिव स्टडी। as you all have asked, a lot of materials are available for your preparation, but you have to be very selective, and for this you have to take your help from the syllabus and PYQ। अब ये सवाल आया था कि हम कैसे ये देखें कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे बेहतर जो आपकी मदद करेगा वो आपकी सिलेबस और PYQ। सिलेबस से ये पता चल रहा है कि हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, और PYQ जो पिछले 3-4 साल के हैं वो ये बताता है कि आपको किस स्तर तक जाना है। और ये आपको सिर्फ यही नहीं बताता है कि आपको क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी पढ़ाता है कि किन माध्यमों से आपको पढ़ना है। क्योंकि जो भी आप मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं, वो ये पता चलेगा कि क्या इस मटेरियल को पढ़ने के बाद जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे टकरा रहे हैं, क्या उस स्तर के क्वेश्चन बन पा रहे हैं। तो आपका जो कलेक्शन ऑफ मटेरियल है, ये सबसे चैलेंजिंग होता है। तो ये आप इसके लिए करिए कि PYQ 4-5 जो है आप अपने हार्ड कॉपी में रखिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए और सिलेबस। और जब भी कोई मटेरियल कलेक्ट करिए तो इनसे क्राइटेरिया से मैच कराने के बाद कि हाँ, ये वाला जो मटेरियल है, ये इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ऐसे क्वेश्चन हमसे बन जा रहे हैं, इसका मतलब ये मटेरियल जो है इसका लेवल सही है। और इस प्रकार से एक ऐसा कॉमन मटेरियल तैयार करिए, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि आप किसी 4-5 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक ही बुक पढ़ें लेकिन उसको मल्टीपल टाइम पढ़ें, उन्होंने अभी कहा। तो वैसे ही आप एक अपना शॉर्ट नोट्स हो और एक कोई भी बेस बुक हो, जिसको हम बेस बुक बोलते हैं, कि हम उसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें। बाकी सप्लीमेंट में अलग अलग और भी किताबें हो सकती हैं, लेकिन जैसे किसी ने अभी नाम लिया कि मेडाइवल के हम सौरभ चौबे पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए कि अगर उन्होंने सौरभ चौबे का अपना बेस बुक बनाया है, तो कोशिश करें कि वो बुक जो है उनको पढ़ते समय पूरी कोशिश करें कि उसको अच्छे से पढ़ लें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ लें, उसके फैक्ट्स कोशिश करें कि याद करें, और उससे रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा कहीं और मिल रहा है तो वहीं आसपास लिख लें, या छोटी सी जो आजकल
वो पेज आती है स्टिकर जो उसको चिपका देते हैं, तो उससे संबंधित और भी फैक्ट्स है तो उसको लिख करके उस पर चिपका दें, ताकि वो एक जगह हो और आप रिवीजन कर पाए अच्छे से। जब भी उस टॉपिक को पढ़ें तो उससे सारे संबंधित जो रिलेटिव और भी फैक्ट्स हैं उसको आप रिवीजन कर पाए। तो ये आप कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने बोला कि स्टडी करना एक बात है और दूसरा प्रैक्टिस करना दूसरी बात है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्टडी आप कर रहे हैं और प्रैक्टिस करिए। तो शुरू में आप ये कर सकते हैं कि आप 75 और 25 का रेशियो रखिए। 75% आप स्टडी पे टाइम दीजिए और 25% आप प्रैक्टिस पे करिए। लेकिन ये धीरे धीरे आपका चेंज होना चाहिए। जैसे जैसे एग्जाम पास में आ रहा है, आप ये 25% स्टडी पे रखिए, रिवीजन पे रखिए, और 75% प्रैक्टिस पे करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और उन प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं अपने आप को मार्क करिए, देखिए कि मेरा कितना आउट ऑफ कितना आ रहा है। उसमें देखिए कि किन सवालों में आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है, किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं, उसको आप जाके फिर से पढ़िए और फिर अगले दिन क्या करिए कि उसका पेपर दीजिए। मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि पेपर भले 2 महीने बाद हो, लेकिन हमें ये लगना चाहिए कि हम हर दिन पेपर एक दे रहे हैं। मतलब 1 महीने बाद जब सारा सिलेबस आप पढ़ लें तो ऐसा लगे कि हम हर दिन एक पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, और उस पेपर में जो मार्क्स हमारे पास आएंगे खुद से इवेल्युएट करिए, इवेल्युएट योरसेल्फ, और देखिए कि कहाँ हमारा कम हो रहा है, उसके अनुसार पढ़िए। तो जो बताया गया वो काफी सारी चीज अच्छी बताई गई, मुझे एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस वही चीज आपको बता रहा हूँ जो उन्होंने बताया है। ऑलरेडी जो चीजें चल रही हैं वो सिस्टमेटिक चल रही हैं, और मुझे लगता है आप लोग को और भी आगे बेहतर होता रहेगा। आप अपने फीडबैक अपने जो टीचर हैं, मेंटर्स हैं, उनके साथ साझा करते रहें, ताकि आपके जो मेंटर्स हैं वो लगातार अपडेट करते रहें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक जो है मटेरियल और अच्छा गाइडेंस कर सकें। और किसी को अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना हो तो पूछ सकते हैं। केशव, आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर मौसम मेहना का क्वेश्चन है। मैम अच्छा मैम से इन्होंने पूछा है। खैर मैं मानसी अगर आप जुड़ी हैं तो प्लीज आप दे सकती हैं रिप्लाई। मैम कभी कभी बहुत डिमोटिवेट फील होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कंसिस्टेंटली कैसे मोटिवेटेड रहें। तो इस क्वेश्चन का अगर आप रिप्लाई करना चाहें मानसी, अगर आप जुड़ी हैं तो। ओके, सो जो मोटिवेशन जो आपको मिलेगा वो आपका रीजन से ही आपको मिलेगा। अगर आपका जो रीजन है कि मुझे मास्टर्स करना ही है और इस पर्टिकुलर जगह से करना है, तो आई थिंक वो ही आपको मोटिवेट करेगा रोज पढ़ने के लिए। मेरे लिए वो रीजन था कि मेरे को जेएनयू से ही मास्टर्स करना था, सो मैंने उतना एफर्ट पुट इन किया उस चीज के लिए। तो आप अपने को आप एक रीजन दीजिए कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा। तो आई थिंक इट विल हेल्प। रिशु सर आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि वही बात हो जाती है कि हम परिणाम पे ज्यादा अपना जो विचार है या ऊर्जा है उस पे ज्यादा देने लगते हैं। हम अपने परिश्रम और अपने कर्म पे करें। और आप जो ये वाली बात आपने देखा कि आप इम्प्रूव करेंगे ना, तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आज अगर क्वेश्चन बना रहे हैं और आप 100 में से 50 कर पा रहे हैं तो आप डिमोटिवेट होंगे, स्वाभाविक है। और अगर ये डिमोटिवेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक केयरिंग भी तो दिखा रहा है कि अरे मेरा कम नंबर आ रहा है, तो आपको फिर उसके अनुसार पढ़ेंगे भी। ऐसा थोड़ी होगा कि हम पढ़ना ही छोड़ देंगे डिमोटिवेट होकर, नहीं। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज ये भी दिख रहा है कि आपको अपनी केयरिंग नेचर दिख रही है अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने टारगेट के प्रति। फिर आप पढ़ेंगे। और अगर आप पढ़ेंगे तो अगले दिन या 2 दिन बाद अगर आप 100 में से 60 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो जो 10 क्वेश्चन इंप्रूव हुआ है ये आपका मोटिवेशन बनेगा, आपको रिचार्ज करेगा कि मैंने 2 दिन में 10 क्वेश्चन इंप्रूव किया है। तो अल्टीमेटली मैं अगर ऐसे करता जाऊं तो अल्टीमेटली एक दिन मैं आ जाऊंगा। और कितना कट ऑफ आप प्रीवियस ईयर का देखिए कि मेरा प्रीवियस ईयर इतना, अगर 100 में मेरे 80 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो मैं पार हूँ, श्योर सक्सेस के कैटेगरी में आ जा रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन पहले अपने आप को टारगेट दीजिए कि आप श्योर सक्सेस वाले कैटेगरी में आ जाएं, जहाँ 100 में से 80 क्वेश्चन प्लस बन रहे हो आपके, तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। मानसी, कुछ बच्चे जो हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो बीए में हिस्ट्री नहीं रहा है, तो वो लोग कैसे पढ़ें? क्या उन्हें बाकी बच्चों से कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा? यानी कि जो बच्चे ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिनका बैकग्राउंड हिस्ट्री ही नहीं रहा है, तो वो अपनी तैयारी कैसे करें? बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है। सो मेरा जो बैकग्राउंड था ग्रेजुएशन में हिस्ट्री था, बट
वो हिस्ट्री हो के भी हिस्ट्री नहीं था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में कुछ पढ़ाई नहीं करी थी। तो मैंने स्टार्ट जून से ही करा था, जो भी मैंने स्टार्ट करा फ्रॉम द वेरी स्क्रैच वो मैंने जून से स्टार्ट किया था। सो नॉन हिस्ट्री या हिस्ट्री इतना कुछ मैटर नहीं करता, जस्ट आपको स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी होगी। उन लोगों को थोड़ा आपसे ज्यादा पहले से पता होगा, बट आप, हाँ, आपको थोड़ा एफर्ट ज्यादा उसमें देना होगा, बट स्ट्रैटेजी सेम ही रहती है कि स्टैंडर्ड बुक्स और उसके बाद पीवाईक्यू और क्वेश्चन सॉल्विंग, तो वो चीज आपको करनी पड़ेगी, कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं है। ऋषु सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि देखिए हिस्ट्री से अगर कोई अदर है तो ये तो बात मानसी जी ने कहा, वो सही कहा कि भाई जिन्होंने पहले से पढ़ा है उनको एफर्ट कम देना होगा, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनको एफर्ट ज्यादा लगाना होगा। लेकिन अगर वो जो भी पढ़े होंगे, अगर सपोज कि कोई साइंस से पढ़ा है, कोई और अन्य सब्जेक्ट का, तो उसके भी अपने कुछ ना कुछ स्किल होंगे, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप चार्ट बना, अगर आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, तो अगर वो कोई बच्चा ऐसा है जो हिस्ट्री पढ़ रहा है लेकिन वो चार्ट को, ग्राफ को, टाइमलाइन को, मैप को इस्तेमाल करके, उसका ज्योग्राफी अगर पढ़ा है तो उसको मैप अच्छा आएगा, तो मैप से इवेंट्स को समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको जब भी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है उसका भी कुछ स्किल होगा, उसकी भी कुछ स्पेशलिटी होगी, उसका इस्तेमाल करिए तो आप में वो स्पेशल हो जाएगा। और हिस्ट्री को पढ़ते समय कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे विजुअलाइज कर पाएँ, क्योंकि हिस्ट्री में सबसे टफ चैलेंजिंग हो जाता है घटनाओं को याद रखना क्रम वाइज, है ना, ऑर्डर वाइज। तो उसके लिए है कि फैक्ट्स को रिलेट करके जोड़ें। और मुझे, जैसा कि मैं वीडियो देखता रहता हूँ, तो आपके मेंटर्स फ्लो चार्ट का, मैप का, पिक्चर्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करते हैं। तो आप लोग भी जो पढ़ते समय इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करिए। आप लोग भी मैप रखिए, चार्ट चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, लिंक करिए एक दूसरे को, तथ्यों को आपस में। और अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए नॉन हिस्ट्री भी है तो भी आपकी हिस्ट्री इजी हो जाएगा। कुछ उसके आधार पे डॉक्यूमेंट्री देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप 1857 पढ़ रहे हैं, तो 1857 आपने किताबी ज्ञान तो पढ़ा, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्री भी अगर आप देख लेते हैं तो आपको चीजें रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि हिस्ट्री ऐसी चीजें रहती है ना जो जनरल बन जाएगी फिर आपके लिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा करिए हिस्ट्री मेरे लिए नहीं, क्योंकि आप हर कोई 1857 से डॉक्यूमेंट्री, न्यूज सब कुछ सुनता है, जानता है। तो आप उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्री है देख लेंगे तो आपके लिए कॉमन हो जाएगा फिर। अभी आशुष जी ने क्वेश्चन किया था कि तैयारी के लिए क्या तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी जो है उसको प्रिफर किया जा सकता है? तो मानसी जी, आपको कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैंने पर्सनली नहीं पढ़ा था, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया उस। लेकिन मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक मैंने एक दो बार पढ़ी है हिस्ट्री की। उसकी लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। अगर आपने एनसीईआरटी ये सीबीएसई वाली नहीं पढ़ी है तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं आप, लेकिन उसको एज ए रेफरेंस बुक आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आशुष जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, अगर और कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछिए, क्योंकि ये जो सेशन है आप ही लोगों के लिए रखा गया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछिए, क्योंकि सबके अलग अलग प्रश्न होंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। लगभग 35 के आसपास लोग हमसे जुड़े हैं, तो आप लोग प्रश्न पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। अभी हमारे साथ विश्वजीत जी भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो भी प्लीज अपनी बात को रखें। जो भी चीजें आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं, द हिस्टोरिका से जो जुड़े हैं बच्चे, उनको कुछ अगर मोटिवेट करना चाहते हैं, अपनी जर्नी अगर थोड़े शब्दों में बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको हम बुलाएंगे एक स्पेशल गेस्ट के तौर पे भी। तो अभी के लिए फिलहाल अगर आप कुछ कहना चाहें, विश्वजीत जी। विश्वजीत जी लग रहा है कि आवाज नहीं जा पा रही उनके पास तक।
राघवी जी का क्वेश्चन है कि सर प्लीज टेल मी इतिहास की कोई इनको ऐसी बुक चाहिए जिससे पूरे प्रिपरेशन किया जा सके। तो ठीक है, राघवी का जो प्रश्न है कि कौन सी ऐसी बुक है जिससे हम सारी चीजें एक साथ कवर कर सकें, तो इसको लेकर हम कहेंगे कि अभी आप क्या बोलते हैं कि आपका मीडियम हिंदी है तो आप किरण और आर्या को पढ़ सकती हैं, और अगर हिंदी नहीं है, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो हमारे लेक्चर्स और जो हम क्वेश्चन बैंक कराने वाले हैं, हम जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, उसके साथ साथ अरिहंत की मैकबुक आती है जो कि मानसी ने बताया आप लोगों को। मैकबुक के साथ साथ दो और बुक्स हैं जो कि क्वेश्चन बैंक है, और मैंने काफी पहले ग्रुप में वो भेज दिया था, इंग्लिश मीडियम में था, बहुत सारे बच्चों ने बाद में भी हमसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया। अगर आप जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे उसको चेक करेंगे तो वहाँ मैंने दो बुक्स जो है वो पहले से हमने बता रखा है, तो आप उन्हें लेकर पढ़ सकते हैं। और रही बात उपिंदर सिंह, सतीश चंद्रा, राजीव अहिर वगैरह को पढ़ने को, तो अगर आप डेली 7-8 घंटे 9 घंटे पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल पढ़िए इन सारे बुक्स को, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे भी, और इंग्लिश मीडियम में भी है। उपिंदर सिंह के बजाय अगर आप आर एस शर्मा को पढ़ना चाहेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उपिंदर सिंह में मटेरियल जो है वो काफी ज्यादा है, और आपने अगर कभी उपिंदर सिंह नहीं पढ़ा है और आप सोचोगे कि हम पहली बार उपिंदर सिंह पढ़ें तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उपिंदर सिंह में जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा है, और चीजें जो आपस में इधर उधर मिलने लगती हैं तो काफी ज्यादा, तब आपको थोड़ा सा ऐसा फील होने लगता है कि यार मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे साथ याद क्यों नहीं हो रहा है चीजें। तो इसके बजाय आप ऐसी बुक्स को पढ़ो जो आपको चीजों को क्लियर कर सके, और आपको ऐसा भी ना महसूस हो कि मैं बिल्कुल उलझ सा गया हूँ इसी में। तो हिंदी मीडियम के बच्चे आर्या और किरण पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे अरिहंत और दृष्टि की बुक्स आती है उसको पढ़ सकते हैं। बाद में हम कुछ अपना टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे, हाँ, हमारा द हिस्टोरिका का भी बुक्स वगैरह आपको कोशिश करेंगे कि मिल जाए, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी एक और किसी का क्वेश्चन था कि सर तैयारी शुरू 1 घंटे से करके 12 घंटे डेली कैसे पढ़े, तो इस पे सर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे। कि ऐसे में क्या है कि आप 1 घंटे पढ़ रहे हैं तो एक, जिसको हम ओरिएंटेशन कहते हैं, एक टारगेट सेट करके कि ये पढ़ना है, तो आप पढ़ने का जो कंप्लीट करने का टारगेट रखिए। और कंप्लीट में घंटा मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, मायने रखता है कि आप क्या कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप जो भी सेट कर रहे हैं अपनी टाइमिंग, वो देख लीजिए कि मेरे पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने तो भाई पेपर के लिए आपकी तैयारी 1.5 महीने में हो जानी चाहिए। 15 दिन तो कम से कम आपके पास एडवांस में होना चाहिए, क्योंकि आप 15 दिन पहले एडवांस आप अपने आप को टारगेट नहीं देते हैं तो आप उधर प्रेशराइज हो जाएंगे। तो आपके पास 1.5 महीने हैं। अब 1.5 महीने में अपने तीनों पोर्शन के लिए आप अपना जैसा सिलेबस और PYQ बता रहा है, अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि हम कितना कितना पढ़ेंगे डेली और कितना समय देंगे कि हमारे टॉपिक कवर हो जाएगा। तो टॉपिक पे मुझे लगता है कि टॉपिक कवर पे आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर टॉपिक कवर होने में 2 घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, डजेंट मैटर। अगर आप 2 घंटे में भी कवर कर पा रहे हैं तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो टारगेट ओरिएंटेड आप मतलब जो है अपना रूटीन बनाइए, और वो उस तरीके से जब धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, जब धीरे धीरे आपके प्रोग्रेस होते रहेंगे, तो ये खुद ब खुद 7 घंटे 8 घंटे इवन 12 घंटे भी चला जाएगा। जब बच्चे के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ना, जब इम्प्रूवमेंट होती जाती है और उनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता चला जाता है, तो पढ़ने में खुद ब खुद मन लगने लगता है। तो लगता है कि और हम क्या कर लें कि हमारा 100 में से 80 आए, 100 में से 90 आए। और प्रैक्टिस सेट करते रहिए। प्रैक्टिस सेट दोनों तरफ से हेल्प करता है। अगर कम नंबर आता है तो भी मोटिवेट करता है कि आपको और पढ़ने की जरूरत है, और अच्छा नंबर आता है तो भी मोटिवेट करता है कि हो सकता है कि मैं और मेहनत करूं तो मैं टॉपर्स बन जाऊं। वो और अच्छा लगता है। तो प्रैक्टिस सेट आपको इम्प्रूव करता रहे। तो मैं तो यही कहूंगा कि डेली कोशिश करिए कि अगर 150 क्वेश्चन नहीं तो 50 क्वेश्चन ही सही, 25 क्वेश्चन ही सही, लेकिन क्वेश्चन जरूर रात को पढ़िए, करिए, ताकि आपको लगे कि हाँ हमने जो पढ़ा है तो हमारा उसका कितना अप्लाई हो पा रहा है क्वेश्चन सेट करने में, बनाने में। सर ये क्वेश्चन बैंक जो हिंदी मीडियम है ये कौन सा ले? जी, हिंदी मीडियम के बच्चे का क्वेश्चन
ये प्रेफर करें? आप अरिहंत का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। और एक बच्चे का और क्वेश्चन है कि मानसी जी से, कि जेएनयू का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, जैसे कि उसमें कौन कौन से नंबर को ऐड किया जाता है। तो अगर मानसी जी हमारी आवाज सुन रही हैं तो प्लीज इसका आंसर दे दें। Am I audible? यस मैम। ओके, सो CUET का रिजल्ट आने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है NTA के थ्रू, उसके बाद JNU एक एप्लीकेशन फॉर्म आपसे फिल करवाता है, विच इज़ फॉर लाइक 250 रुपीज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो उसके बाद आपको उसमें प्रेफरेंसेस डालना होता है, 2 पूछे जाते हैं, तो कोई सा भी जो 2 स्ट्रीम है वो आप डाल सकते हैं आउट ऑफ 3। उसके बाद वो रिजल्ट रिलीज करता है डायरेक्टली कि वेदर यू आर सेलेक्टेड और नॉट, तो वो रिजल्ट रिलीज होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल होता है, और हाँ ये सब होता है। और कुछ डेप्रिवेशन पॉइंट्स एंड ऑल भी होता है, वो एक लिस्ट होता है पूरा उनके पास, डिस्ट्रिक्ट होता है कुछ, उन्होंने स्पेशली चूज करे हुए हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट, तो +5 आई गेस आपको उसके लिए मिलता है। एंड बीइंग अ गर्ल आपको +5 और मिलता है। मैक्सिमम डेप्रिवेशन पॉइंट्स आई गेस 12 हो सकते हैं, तो +12 आपको मिल जाएगा अगर आप दोनों फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया। तो जेएनयू में जिसको सिलेक्शन चाहिए उसके लिए पार्ट ए का कोई मतलब नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पार्ट बी। और एक बच्चे का क्वेश्चन है कि हिस्ट्रियोग्राफी को कहाँ से कवर करें, उसके लिए कौन सी बुक को प्रेफर किया जा सकता है। हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने कुछ सेपरेटली तो नहीं किया था। जो नेट का जो बुक था अरिहंत का, उसमें ही जितना था आई गेस वो सफिशिएंट था। कुछ बुक्स कॉमन रहती हैं, और वो हिस्टोरियोग्राफी के लिए जो भैया वो डालते थे, जो वीडियोस होती थी यूट्यूब पे, उसमें इनफ मटेरियल था, उसमें कुछ और जरूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कुछ करें। उसमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे रहते थे, आप भैया के पास होगा अभी भी, डेफिनेटली वो लोग आपको करवाएंगे वो वाले क्वेश्चन। बिल्कुल उसको लेकर घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। जितने भी बच्चे हमारे बैच से जुड़े हैं, हिस्टोग्राफी वगैरह को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास तमाम प्रश्न है। हम इतना करा देंगे कि हिस्टोग्राफी के जो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं वो आपसे छूटेंगे नहीं, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह भी। तो इसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने आखिरी समय में भी कराया था, हमने लगभग 8 से 10 ऐसे प्रैक्टिस सेट थे जो कि मैंने हिस्टोग्राफी से ही कराया था। हाँ वो हिंदी में था, लेकिन इस बार हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो उसको लेकर बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। और पंकज पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन बैंक हिंदी मीडियम के लिए कौन सा सही रहेगा। तो देखिए, एक शिल्पी पब्लिकेशन की बुक आती है जो कि यूपी पीसीएस के क्वेश्चन बैंक है, यानी कि अब तक के पीसीएस में जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं अब वो नहीं आती है, लेकिन आपको मार्केट में मिल जाएगी। यानी जो पुरानी है वो मिल जाएगी, तो आप उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो इंडिया प्लस बुक है, तो इंडिया प्लस बुक से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं। तो उसको, और बाकी आप डेली टेलीग्राम क्विज करिए, और जो लाइव क्लासेस चलेंगी उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व कराएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्वेश्चन ही होगा प्रैक्टिस सेट वाइज, तो हो जाएगा। अभी आप शिल्पी पब्लिकेशन की बुक लेकर पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है वो। गुलशन जी, समय थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम लोग थोड़ा कंक्लूड करेंगे। आप थैंक यू नोट के लिए विष्णु सर को इनवाइट कर सकते हैं। विष्णु सर, धन्यवाद ज्ञापन के लिए। जी गुलशन जी। तो आज के इस वेबिनार को ही समाप्त करते हैं, और मानसी जी और विशु सर का धन्यवाद बोलने के लिए हम एक राघवी का प्रश्न है, उनके प्रश्न का भी उत्तर दे देना चाहिए। वो उन्होंने 2-3 बार प्रश्न किया, आप उनके प्रश्न को देख लें। हाँ राघवी, आप इंग्लिश के लिए क्वेश्चन बैंक पूछ रही हैं। तो हमने इससे पहले एक बार ग्रुप में 2 बुक्स बताए थे जो कि मानसी ने उसको पढ़ा था क्वेश्चन बैंक के लिए, और वही बुक हम फिर से एक बार आप लोगों को भेज दे रहे हैं ग्रुप में। तो आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। ठीक है,
और इसके साथ हम धन्यवाद ज्ञापन के तौर पर यही कहना चाहेंगे कि हेलो जितने सर। भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, आपके बेहतर भविष्य की कामना हम करते हैं। और साथ ही आज हमसे रिशु सर और मानसी हमसे जुड़ी, तो काफी अच्छा सेशन रहा और आप लोग भी काफी अच्छी संख्या में जुड़े हमसे। हम लोग अच्छे से पूरे जो कुछ भी प्रोसेस होता है, यानी कि शुरुआत से लेकर आखिरी तक, यानी कि हमें पढ़ाई कैसे करना है और एडमिशन के बाद की क्या चीजें होती हैं, इन सब पर हमने चर्चा किया। महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, जैसे कि कितने घंटे पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, और अगर जब भी आप खुद को डीमोटिवेट फील कर रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में मानसी ने बताया। साथ ही जो रिशु सर हैं, रिशु सर ने भी आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किन किन चीजों का ध्यान देना है, कितने देर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आज की सेशन में रही और हम लोग लगातार ऐसे ही किसी न किसी एक टॉपर से जुड़कर बातचीत करते रहेंगे, ताकि आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल फील न करें। और इसके साथ भी अगर कुछ भी होता है तो हम लोग भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं कि आप हमारे टीचर से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कभी भी ऐसा लगे। क्योंकि आखिरी समय में मानसी भी काफी डिमोटिवेट हो रही थी, तो लगातार भैया कैसे होगा, नहीं हो पा रहा है, क्या करें, ऐसे वैसे, और डेली प्रश्न वगैरह भी पूछा करती थी। तो खैर काफी अच्छा रिजल्ट रहा। हमने आखिरी समय तक कहा बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपने अपनी तरफ से अच्छा किया है तो आपके साथ बिल्कुल अच्छा होगा आपको। और इसी के साथ हम विराम देना चाहते हैं अपने शब्दों को। तो आज के इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम जल्द ही हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक किसी और टॉपर के साथ और जानेंगे उनके तैयारी के रणनीति के बारे में। और एक बात आप लोगों से अगर लास्ट में बस ये कहना चाहें कि हम लोग पीडीएफ और पीपीटी तो आपको शेयर कर देते हैं हर लेक्चर की, लेकिन आप लोग उसका नोट्स बनाने पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग होते हैं कि पीडीएफ और पीपीटी से सोचते हैं कि काम चल जाएगा, लेकिन अपना नोट्स जरूर बनाइए। और मिलते हैं जल्दी किसी और वेबिनार में। और जी जी बिल्कुल। जैसे कि गुलशन सर ने कहा कि आप नोट्स बनाइए। देखिए हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं और हम उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हम पूरे हिंदी मीडियम में थे। अब हम लोग धीरे धीरे हिंदी से इंग्लिश की तरफ आ गए। क्लासेस जो थी यूट्यूब पे हो रही थी, अब ऐप पर आ गई। तो हमसे जितना हो सकता है हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। पूरा आप लोगों को समर्पण या समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आप लोगों का काम है कि आप लोग कितने देर पढ़ रहे हैं, आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। क्योंकि हम आपको डेली क्वेश्चंस वगैरह दे देते हैं, पीडीएफ दे देते हैं, लेक्चर दे देते हैं, टेलीग्राम पे क्विज करा देते हैं। लेकिन अब आप उसको कितना प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर अभी से आप 4 से 5 घंटे डेली कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छा कर लेंगे। लेकिन 4 घंटे से कम मत कीजिए, मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ। अभी बाद में धीरे धीरे बढ़ जाएगा, लेकिन अभी 4 से 5 आपको लेकर चलना है। ठीक है, फिर मिलते हैं जल्दी किसी और सेशन में।